आज हम पढ़ेंगे एसएसटी और ये आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट। पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे। हिस्ट्री, आज हम ये हिस्ट्री का एसएसटी में आपका हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में आपके पीए फर्स्ट में 3 चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, चैप्टर फर्स्ट ओपन कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। अब ये बता रहे हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के अंदर जो क्या क्या चेंजेस आए हिस्ट्री के अंदर, मतलब क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स रीड हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द study of past event through records, mainly written accounts. It does not cover any period in time prior to the invention of writing. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमें पता है सबको कि हिस्ट्री जो है पास्ट की स्टडी को कहते हैं। जो हमारा जो गुजरा हुआ कल है, गुजरे हुए ज़माने की स्टडी को या उसके ऊपर पढ़ाई करने को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट थ्रू रिकॉर्ड्स। और किसके ज़रिए? जो कि रिकॉर्ड्स हमारे पहले से पुराने ज़माने की या पिछले रिकॉर्ड्स को देख कर उनको स्टडी कर जो हम स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट थ्रू रिकॉर्ड्स, मेनली रिटन अकाउंट, जो कि हमें रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं या पहले ज़माने के लोग जो रिटन फॉर्म में छोड़ गए हमारे लिए, फिर उन्हें स्टडी करने को क्या कहते हैं हम? हिस्ट्री। इट डज़ नॉट कवर एनी पीरियड इन टाइम प्रियर टू द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। और हिस्ट्री में वो वाला टाइम पीरियड नहीं कवर होता है जब इंसान को लिखना नहीं आता था, ठीक है। जब इंसान को लिखना आ गया उसके बाद के ज़माने को हम कहते हैं, उसके बाद के पीरियड की जो इवेंट हुए हैं उन्हें कहते हैं हम हिस्ट्री। उससे पहले तो किसी को लिखना ही नहीं आता था, तो किसी ने कुछ लिखा नहीं और हमारे पास रिकॉर्ड्स भी नहीं हैं। फिर उनके पास रिटिंग फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है उनके, क्योंकि वो लोग लिखना नहीं जानते थे ना पढ़ना जानते थे, तो इसलिए उन्होंने कोई रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, इसलिए उस पीरियड को हम हिस्ट्री नहीं कहते हैं। हिस्ट्री गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री हमें क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है पास्ट की। द क्वेश्चन अराइजेज वाई टू स्टडी और नो अबाउट पास्ट। ये क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जो है हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री को या पास्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं। द आंसर इज़ विदाउट द नॉलेज ऑफ अवर पास्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अवर प्रेजेंट। इसका आंसर ये है कि बिना पास्ट की नॉलेज से, बिना पास्ट की अगर हमारे पास हमारा जो गुजरा हुआ ज़माना है, हमारा जो पास्ट है, अगर उसकी नॉलेज नहीं होगी हमारे पास, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत मुश्किल होगा कि हम अपने प्रेजेंट को यानी आज के ज़माने को समझ पाएँ। And it also help us that how we are able to maintain our progress through survival and continuity process। और हमें हिस्ट्री पढ़कर हमें क्या मदद मिलती है हिस्ट्री से कि हम इस लायक बन पाते हैं कि अपने प्रोग्रेस और सर्वाइवल, प्रोग्रेस थ्रू सर्वाइवल मतलब ज़िंदा रह के सर्वाइव करके अपने कंटिन्यूटी प्रोसेस को, किसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए या प्रोग्रेस को या बढ़ोतरी के लिए हमें ये मदद करता है, ठीक है। हिस्ट्री से हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें पास्ट में इन्वेंट हुई, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कंप्यूटर, हम कहते हैं कंप्यूटर बहुत अच्छी मशीन है। आज हम इजीली उससे कोई भी चीज़ हम उस पर वर्क कर लेते हैं, बहुत फास्ट काम होता है कंप्यूटर के ज़रिए, या उस पर हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स हम उस पर रख सकते हैं काफ़ी सालों तक, जो कि डिलीट नहीं होंगे। तो अब हमने वो प्रेजेंट में थोड़ी नहीं बनाया है, वो हमें हिस्ट्री से ही मिली है। तो हिस्ट्री के बारे में अगर हमें नहीं पता होता, हमें तो कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता या कंप्यूटर के बारे में भी नहीं पता होता। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो हमारे प्रेजेंट को प्रेजेंट में प्रोग्रेस लाती है, ठीक है। सिंस हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर वन इवेंट लीड टू अनदर। हिस्ट्री जैसे कि हमें पता है कि अनएंडिंग है, कभी ना ख़त्म होने वाली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहाँ पर एक इवेंट दूसरे इवेंट से जुड़ा होता है। देयरफॉर विदाउट द नॉलेज ऑफ द पास्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द प्रेजेंट। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिना नॉलेज के, अगर हमें पास्ट की नॉलेज नहीं होगी तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम अपने प्रेजेंट को भी सही तरह से समझ पाएँ या चला पाएँ या प्रोग्रेस कर पाएँ। History also reveal the development of all facts of human system, whether it is science, technology, society, culture, civilization, food, cloth and so on। ये कह रहे हैं हिस्ट्री से हमें और भी चीज़ें पता चली हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम के डेवलपमेंट में, बढ़ोतरी में
क्या क्या चेंजेस आए, ये सब हमें कौन बताता है? ये हिस्ट्री ने सारी चीज़ें रिवील कर दी, मतलब खोल के रख दी हमारे सामने। इससे हमें ये सारी अपने ह्यूमन सिस्टम में चेंजेस पता चले, जैसे कि साइंस में, टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे हमारे पहले हमारी साइंस किस लेवल की थी और हमारे साइंस में अब क्या चेंजेस आए हैं, या टेक्नोलॉजीज़ हमारी कितनी बढ़ गई हैं, या सोसाइटी में क्या चेंजेस आए हैं, या जो लोग हैं वो कल्चर उनका कैसा था या अब कैसा चेंज हो गया है, सिविलाइजेशन या फूड, जैसे पहले ज़माने के लोगों का फूड क्या था और अब कितने चेंजेस आ गए हैं फूड में, क्लोथिंग में, वेयरिंग में, जो हम कपड़े पहनते हैं या पुराने ज़माने के लोग कपड़े पहनते थे, उसमें डिफरेंस ये सब डिफरेंस हमें कैसे पता चला? हिस्ट्री के ही मदद से ही पता चला। वी कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड यूज़ इन ह्यूमन लाइफ। हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, और उसके इम्पोर्टेंस को, उसकी ज़रूरत को समझ सकते हैं, कितनी ज़रूरत है उसकी ह्यूमन लाइफ के अंदर। चेंजिंग टर्मिनोलॉजीज़ विद द हिस्ट्रीज़, हिस्ट्री के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ चेंज हुए, ठीक है। एज टाइम चेंज्ड, जैसे जैसे वक्त बदलता रहा, द चेंजेस अकर्ड नॉट ओनली इन द एरियाज बट ऑल्सो इन लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, वक्त आगे चलता रहा, उसके साथ साथ खाली एरिया में ही चेंज नहीं आया, जगह में ही चेंज नहीं आया, लैंग्वेज में ही चेंज आया और लैंग्वेज के मीनिंग में भी चेंज आया। जैसे कि हम पहले कोई लैंग्वेज यूज़ करते थे, फिर उसके मीनिंग कुछ और होते थे, और अब आके उसके मीनिंग चेंज हो गए और उसके मीनिंग बदल गए, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि खाली एरिया में ही चेंजेस नहीं आए, लैंग्वेज में भी चेंज आए और लैंग्वेज के साथ साथ उनके मीनिंग्स में भी चेंजेस आए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर। जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी कुछ बहुत, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स सारे पुराने ही होते हैं, मतलब जो पास्ट में लिखे हुए हैं वो, उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर, जो कि आज हमारे ये कह लिए हमारे ज़माने में या बहुत साल बाद वो जो है ओवर द ईयर, मतलब जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया उनकी लैंग्वेजेस भी चेंज कर दी गई। जैसे हमें इंग्लिश और हिंदी समझ में आती है तो हम लोग इंग्लिश और हिंदी में हिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ जगह पर संस्कृत लोगों को आती होगी तो वो संस्कृत में समझते होंगे। तो वही कह रहे हैं, हिस्ट्री में भी अलग अलग वैरायटी की लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि चेंज होती गई सालों साल। फॉर एग्जाम्पल, मेडिवल पर्शियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जैसे कि अब ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मेडिवल पर्शियन जो होती है, पर्शियन लैंग्वेज होती है, जो कि मेडिवल पर्शियन की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट होती है मॉडर्न पर्शियन से। मेडिवल पर्शियन यानी मेडिवल जो पीरियड था उस टाइम की जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो मॉडर्न पर्शियन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वही कह रहे हैं लैंग्वेजेस भी चेंज हुई। द डिफरेंस वॉज नॉट ओनली इन द ग्रामर और वोकेबुलरी बट ऑल्सो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। यही कह रहे हैं कि खाली ग्रामर और वोकेबुलरी, मतलब बोलना या लिखने का तरीका ही चेंज नहीं हुआ, उसके मीनिंग भी चेंज हो गए, वर्ड्स के मीनिंग भी डिफरेंट हो गए, चेंज हो गए, बदल गए। ओवर द सेंचुरीज देयर हैज़ बीन अ वास्ट चेंज इन द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान। जैसे कि बहुत सारे सेंचुरीज गुजरती गई, सालों साल गुजरते गए, देयर इज़ बीन अ वास्ट चेंज इन द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो वर्ड है, इस टर्म का मीनिंग भी बदलता गया। जैसे टुडे इट इज़ अंडरस्टैंड एज इंडिया। जैसे आज हिंदुस्तान को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान अपने इंडिया का नाम समझते हैं, हम इंडिया का नाम बताते हैं इंडिया, इंडिया का ही नाम कहते हैं कि हिंदुस्तान इंडिया ही है, ठीक है। और द मॉडर्न नेशन स्टेट, कब? जब मॉडर्न नेशन स्टेट में। इन एंशियंट टाइम की बात करें अगर हम, तो इंडिया वॉज कॉल्ड भारतवर्ष। तो इंडिया को क्या कहा जाता था? भारतवर्ष कहा जाता था, या जम्बूद्वीप या आर्यवर्त, इन 3 नामों से जाना जाता था इंडिया को। और अब क्या कहते हैं हम? हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। लुक एट द लिस्ट बिलो एंड यू वुड दस बी सरप्राइज टू नो दैम। अब ये लिस्ट दी है, इसे हम रीड करेंगे। जम्बूद्वीप, द लैंड ऑफ ब्लैकबेरी ट्रीज एज मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, बुद्धिस्ट की जो लिखी हुई चीज़ें हैं, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उसमें मेंशन है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप किसे कहते हैं? लैंड ऑफ ब्लैकबेरी ट्रीज। ब्लैकबेरी ट्रीज की ज़मीन को हम कहते हैं जम्बूद्वीप, इसका मीनिंग है, और ये मेंशन है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। ऐसे ही भारतवर्ष, भारतवर्ष किसे कहते हैं? नेम्ड आफ्टर द भारत ट्राइब दैट एग्जिस्ट इन द ऋग वैदिक टाइम। जो ऋग वैदिक टाइम था उस ज़माने में भारत ट्राइब था, ठीक है। भारत, जो भरत वहाँ रूलर था, उस ज़माने में क्या नाम था? भारतवर्ष नाम था, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था इंडिया को। ऐसी आर्यवर्त, द लैंड ऑफ आर्यन अराउंड द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। जो नॉर्थन प्लेन है इंडिया का, जो इंडिया का नॉर्थन प्लेन है, नॉर्थ एरिया में जो जितनी भी प्लेन्स हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं? आर्यवर्त, द लैंड ऑफ आर्यंस, आर्यंस की ज़मीन।
सप्त सिंधु, अब सप्त सिंधु भी है, जैसे द लैंड ऑफ रिवर वॉज प्रोनाउंड हिंदू इन ओल्ड पर्शियन। जैसे सप्त सिंधु जो है उसे क्या कहा जाता है, रिवर ऑफ, लैंड ऑफ रिवर है ये। सप्त सिंधु मतलब लैंड ऑफ रिवर, जिसे पहले क्या प्रोनाउंस किया जाता था, हिंदू। किसमें, ओल्ड पर्शियन में, पुरानी पर्शियन लैंग्वेज में सप्त सिंधु को क्या कहा जाता था, हिंदू। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इन 13th सेंचुरी, 13 सेंचुरी में क्या कहा, हिंदुस्तान। मिनहाज सिराज इन अ क्रॉनिकल डिस्क्राइब इट एज हिंदुस्तान। मिनहाज जो सिराज थे, मिनहाजी सिराज ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान डिस्क्राइब किया, ठीक है। अ लैंड कैप्चर बाय मोहम्मद गौरी एंड कंप्राइज ऑफ एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश। और हिंदुस्तान किसे कहा जाता है, मोहम्मद गौरी ने जो लैंड कैप्चर कर रखी थी, मतलब जो अपने हुकूमत में, जो उसके हुकूमत में थी, उस लैंड को क्या कहा, हिंदुस्तान। और दिल्ली का पार्ट, पंजाब का पार्ट या हरियाणा का पार्ट, इन्हें क्या कहा, हिंदुस्तान। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर यूज दिस टर्म टू डिस्क्राइब द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलॉन्ग विद इट्स फ्लोरा एंड फौना। फिर उसके बाद जो बाबर जो रूलर था, उसने क्या किया, सभी पूरे इंडिया के सारे सब कॉन्टिनेंट को लेकर, होल इंडिया को लेकर, साथ में फ्लोरा फौना सबको, मतलब पूरे होल इंडिया को ही हिंदुस्तान कहा। तो डिफरेंट डिफरेंट किंग आते गए और डिफरेंट डिफरेंट उनके किंग के नाम पर या उनके मर्जी से नेम चेंज होते गए। इसलिए कह रहे हैं कि चेंजिंग टर्मिनोलॉजीज विद हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ साथ टर्मिनोलॉजीज़ में भी चेंजेस आए। इंडिया हिंदू इन फ्रेंच बिकम इंडे। अब जो इंडिया है वो कैसे आया, हिंदू इन फ्रेंच, फ्रेंच में हिंदू को क्या कहते हैं, इंडे, प्रोनाउंस एज एंथे, और पढ़ते कैसे हैं, ऐसे एंथे। दिस वर्ड केम इनटू इंग्लिश एज इंडिया, और फिर ये इंग्लिश में वर्ड आया इंडिया, जैसे हमारा फिर नाम पड़ा इंडिया। पहले क्या था, फ्रेंच में इंडे, हिंदू का मतलब होता है इंडे, जिसे हम एंथे पढ़ते हैं, एंथे पढ़ते हैं, लिखा जाता है इंडे फ्रेंच में। और फिर ये जब इंग्लिश में वर्ड आया तो इसका वर्ड आया इंडिया, जैसे फिर उसका नाम पड़ा इंडिया। द सेम टर्म नाउ आ डेज हैज़ अंडरगोज अ चेंज इन मीनिंग। ऐसे वही कह रहे हैं कि जो आज सेम टर्म है, जो पुराने ज़माने में टर्म यूज़ होते थे और आज जो वही सेम टर्म है अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके मीनिंग भी काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। द वर्ड फॉरेनर मीन्स अ पर्सन हु बिलोंग टू कंट्री डेट इज़ नॉट आवर ओन। फॉरेनर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, उस शख्स के लिए या उस आदमी के लिए, उस पर्सन के लिए जो कि हमारे कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट आवर कंट्री, आवर ओन, बिलोंग टू आवर कंट्री डेट इज़ नॉट आवर ओन। उस कंट्री से बिलोंग करता हो जो कि हमारी कंट्री ना हो। हम दूसरों के लिए फॉरेनर हैं या हमारे लिए दूसरे कंट्री वाले फॉरेनर हैं, मतलब जो हमारी कंट्री का नहीं है वो हमारे लिए फॉरेनर है। बट इन द मेडिवल टाइम, मगर जब मेडिवल पीरियड था, अ फॉरेनर और परदेसी स्टूड फॉर अ पर्सन हु केम इनटू द टाउन और विलेज फ्रॉम आउटसाइड। फॉरेनर और परदेसी उस आदमी के लिए वर्ड यूज़ होता था जो कि दूसरे विलेज का या दूसरे कस्बे का होता था या दूसरे गांव का भी होता था, तो उसे हम परदेसी कह दिया करते थे। कब, मेडिवल पीरियड में। और अब वर्ड जो फॉरेनर है ये किस लिए यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है जो कि दूसरे कंट्री का है। मगर मेडिवल पीरियड में कब यूज़ होता था, परदेसी, या ये किस लिए यूज़ होता था, अगर कोई शख्स दूसरे टाउन से भी आ जाता था या दूसरे गांव से भी आ जाता था तो उसे हम कहते थे फॉरेनर। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन मतलब उसे कितने पीरियड में डिवाइड किया, हम सबको ही ये पता है। हिस्ट्री 3 पीरियड में डिवाइड होती है, कौन कौन सी, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड किसे कहते हैं, एंशिएंट पीरियड स्टार्ट फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन इन 3000 BC टिल चोला डायनेस्टी इन 985 AD। जो एंशिएंट पीरियड है वो 3000 BC से लेकर 3000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर, यानी जब हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन से चोला डायनेस्टी तक, यानी 985 एनो डोमिनी तक, इस पीरियड को क्या कहते हैं हम, एंशिएंट पीरियड। मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड किसे कहते हैं, मेडिवल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम गजनी इन्वेंशन ऑफ सोमनाथ टेम्पल। जो गजनी इन्वेंशन हुआ था सोमनाथ टेम्पल से, सोमनाथ टेम्पल का गजनी इन्वेंशन से 1026 AD से लेके टिल सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कलकत्ता, जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को कैप्चर्ड किया, जिसे हम आज क्या पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ते हैं, कोलकाता,
ठीक है। 1756 AD तक, इस ज़माने को क्या कहते हैं हम, मेडिवल पीरियड। 1026 AD से लेकर 1756 AD को क्या पढ़ते हैं हम, मेडिवल पीरियड कहते हैं। और मॉडर्न पीरियड किसे कहते हैं, मॉडर्न पीरियड स्टार्ट फ्रॉम बैटल ऑफ प्लेजी। मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, बैटल ऑफ प्लेजी से स्टार्ट हुआ था 1757 AD से लेकर पार्टीशन तक, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान जब बने थे, ठीक है, तब तक, यानी इंडिपेंडेंस डे जब हम 15 अगस्त 1947 तक, कब से 1757 AD से लेकर 1947 तक को हम क्या कहते हैं, उस पीरियड को क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियड। सोर्सेज ऑफ नोइंग मेडिवल पीरियड। अब मेडिवल पीरियड को जानने के सोर्सेज क्या हैं। द टर्म मेडिवल रिफर टू द सल्तनत पीरियड इन द नॉर्थ इंडिया एंड द चोला पीरियड इन द साउथ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया में सल्तनत पीरियड है उसे मेडिवल पीरियड कहा जाता है, और जो चोला पीरियड साउथ इंडिया में था उसे मेडिवल पीरियड कहा जाता है। इन यूरोप द मेडिवल पीरियड इज कॉल्ड एज मिडिल एज। और जो यूरोप में अगर हम बात करें तो मेडिवल पीरियड किसे कहा जाता है, मिडिल एज, मतलब बीच की। इट स्टार्टेड अराउंड 5th century AD एंड लास्टेड अप टू 16th century AD। और ये स्टार्ट कब हुआ, मेडिवल पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, 5th century AD से, यानी 5th century एनो डोमिनी से, और ख़त्म कब हुआ, 16th century ऑफ एनो डोमिनी। इन इंडिया इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 8th century AD टू 18th century AD। और इंडिया के अंदर कब कितना कवर करता है मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड इंडिया के अंदर कब से कब तक माना जाता है, 8th century से लेकर 18th century तक। दिस पीरियड इज़ मोर क्लोज टू अस देन द एंशियंट पीरियड। और ये जो मेडिवल पीरियड है हमारे करीब है ज़्यादा, क्यों, क्योंकि किससे, एंशियंट पीरियड से। क्यों मॉडर्न पीरियड, मेडिवल पीरियड हमारे ज़्यादा करीब क्यों हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं एंशियंट पीरियड के मुकाबले। क्यों, एंशियंट पीरियड का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। और रिटन रिकॉर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में लोग बाग लिखना या पढ़ना नहीं जानते थे। Hence there are plenty of sources available to us to learn about this period। और यहाँ पर कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जो अवेलेबल है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम इस पीरियड के बारे में जानते हैं या जान सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बता रहे हैं। आर्कियोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी बेस्ड ऑन रिमेन्स left behind by our ancestor। archaeology refers to the study based on remains left behind by our ancestor। आर्कियोलॉजी जो है वो स्टडी, उस स्टडी को कहते हैं जो कि बची कुची या लेफ्ट, जिसे कहते हैं लेफ्ट, रिमेन्स मतलब बची हुई चीज़ें। जैसे हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पुराने थे, जो हमारे पुरखों जिसे कहते हैं, वो लोग हमारे जो चीज़ें छोड़ गए उनकी स्टडी करने को क्या कहते हैं हम, आर्कियोलॉजी। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड पोट्री, वेपन्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन एंड बिल्डिंग्स। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम किस किस चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे कि कॉइन्स की और पोट्री की या वेपन हथियारों की और स्कल्पचर्स की या इंस्क्रिप्शंस की या सिक्कों की या बिल्डिंग्स की, इमारतों की, इन सब की स्टडी होती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, ठीक है। मैनी रूलर्स इन साउथ इंडिया कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स लाइक बृहदेश्वरा। जैसे कि साउथ इंडिया में कुछ रूलर के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने टेम्पल बनवाए, बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर में बनाए जैसे, और लिंगराजा टेम्पल, सन टेम्पल, गंगई कोंडा चोलापुरम एंड सो ऑन। ये कुछ टेम्पल के नाम बताएं जो पुराने ज़माने के राजा जो बना के छोड़ गए। इन मोनूमेंट्स ट्रेसेस वी हैव मॉस्क। और मोनूमेंट्स में जैसे वी हैव मॉस्क लाइक जामा मस्जिद, जैसे हमारे पास मस्जिद है जामा मस्जिद, एंड कुव्वतुल इस्लाम एंड फोर्ट्स लाइक रेड फोर्ट, और जैसे किले जैसे रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट और अंबर फोर्ट, और टॉम्स लाइक ताजमहल एंड हुमायूं टॉम्स, पैलेसेस लाइक दोज एट जैसलमेर, जयपुर एंड जोधपुर, एंड माइनेट्स लाइक कुतुब मीनार। ये सब जो है क्या दिया है हमें, ये सब चीज़ें ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बताए हैं जो कि रूलर्स पुराने ज़माने के या बड़े पर्सनैलिटीज़ अपने निशानियों के लिए या अपने जो फीचर्स में जो लोग आए उनके लिए छोड़ गए कि उनके बारे में हम समझ सकें या जान सकें। फर्दर देयर आर एपिग्राफिक सोर्सेज कंटेनिंग इंस्क्रिप्शंस इन स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स। एपिग्राफिक मतलब एंशियंट सोर्सेज भी हैं कुछ, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हम करते हैं,
ठीक है। इंस्क्रिप्शंस इन स्टोन, स्टोन पे पत्थरों पे लिख देना या कॉपर प्लेट पे लिख देना, हार्ड स्टोन पे, हार्ड सख्त चीज़ पे लिखने को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस। दे गेव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर, देयर कॉन्क्वेस्ट, देयर ट्रेड, प्रॉस्पेरिटी एक्सेट्रा। इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है? उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में, उसके उस राजा के बारे में, कॉन्क्वेस्ट मतलब उसकी जीत के बारे में, जो उस ज़माने का राजा था उसकी जीत के बारे में, उसकी सफलता के बारे में, ठीक है, हमें ये सब पता चलता है। फर्दर नुमिस्टिक और द स्टडी ऑफ कॉइन, नुमिस्मेटिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन, ऑफ गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर या गोल्ड के सिक्कों की स्टडी को हम कहते हैं नुमिस्मेटिक। थ्रो लाइट ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स, ये जो है नुमिस्मेटिक्स मतलब जो स्टडी करना, किसी कॉइन, गोल्ड या सिल्वर कॉइन की, सिक्कों की स्टडी करना, हमें ये एक लाइट मतलब हमें एक नज़रिया या हमें एक विज़न देता है कि हम स्टडी कर पाते हैं, ये जान पाते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स, जो उस ज़माने में पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हों, या रेनिंग एयर्स मतलब जो उस ज़माने के हुकूमत का टाइम, हुकूमत के साल, रेनिंग मतलब रूलिंग, शासनकाल जिसे कहते हैं हम, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम, और उस ज़माने की इकोनॉमिक माली हालत को समझ सकते हैं हम। जैसे हम उनके कॉइन को स्टडी कर कर समझ सकते हैं कि वो किस ज़माने का रूलर था, या अगर गोल्ड कॉइन है तो हम समझ सकते हैं उस ज़माने में इकोनॉमी ज़्यादा हाई थी। फिर सिल्वर कॉइन आया तो हम समझ सकते हैं कि उस ज़माने में सिल्वर कॉइन आ गया, यानी गोल्ड कॉइन वाला ज़माना ज़्यादा, वहाँ उस ज़माने में ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी थी हमारी। तो ये कॉइन्स को और इनकी स्टडी करके हमें रूलर्स और उनके किंगशिप के बारे में हमें सब पता चलता है। मुगल मिनिएचर पेंटिंग ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मुगल मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर मतलब छोटी, ठीक है, मतलब एक छोटी पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं। मुगल की जो छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करती हैं उनसे हमें पता चलता है उस ज़माने की डेवलपमेंट में, मतलब उस ज़माने में क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुआ, कैसे डेवलपमेंट आया, बढ़ोतरी के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज, अब लिटरेरी सोर्सेज मतलब लिखी हुई सोर्सेज हमारे पास क्या क्या हैं? सिंस पेपर बिकेम अवेलेबल in good quantity, or a lot of account in the form of chronicles, autobiographies, farmans and accounts of foreign traveler is availed from this period in Persian and Arabic। जैसे कि अब पेपर हमारे पास अवेलेबल हो गया, अच्छी क्वांटिटी में हमें पेपर मिलने लगा। मॉडर्न पीरियड में जब हमें पेपर मिलने लगा तब बहुत सारे अकाउंट्स या क्रॉनिकल्स, किसके फॉर्म में? क्रॉनिकल्स के फॉर्म में, या ऑटोबायोग्राफीज़ के फॉर्म में, या फरमान के फॉर्म में, या अकाउंट जैसे कि जो फॉरेनर होते थे, जो ट्रेवलर होते थे, यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर कोई फॉरेन ट्रेवलर आया और उसने अकाउंट्स बनाया, जगह जगह मूव किया, उस वहाँ पर जगह जगह जहाँ पर मूव किया उस जगह के बारे में लिखा, उसके बारे में अकाउंट बनाया, तो वो सब हमें अवेलेबल हैं रिटन फॉर्म में फ्रॉम दिस पीरियड टू इन पर्शियन एंड अरबिक। किस लैंग्वेज में? पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में हमें ये सब मिले लिटरेरी सोर्सेज। दीज प्रोवाइड अ डिटेल अकाउंट ऑफ रूलर्स, इससे हमें क्या मिलता है? डिटेल अकाउंट पता चल जाता है रूलर्स के बारे में। एक हमें डिटेल अकाउंट मिल जाता है, मतलब लिखी हुई चीज़ें हमें डिटेल में समझा सकती हैं उसके बारे में, रूलर के बारे में, उस ज़माने के बारे में। देयर अचीवमेंट मतलब उसने क्या क्या हासिल किया, एंड द लाइफ स्टाइल विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उस ज़माने की लाइफ स्टाइल, जिस ज़माने में वो चीज़ लिखी गई, मतलब जिस ज़माने का ये रूलर है, उस ज़माने की लाइफ स्टाइल, तौर तरीके, ज़िंदगी गुजारने के तरीके जो उस ज़माने में एग्जिस्ट करती थी, उसके बारे में हमें पता चलता है। क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? इट इज़ द रिकॉर्ड्स ऑफ रूल ऑफ किंग्स, किंग के जो राजा के जो रूल हुआ करते थे उसके रिकॉर्ड को कहते हैं क्रॉनिकल। एंड लाइफ एट द कोर्ट, और जो कोर्ट में उनकी ज़िंदगी गुजरी उसकी लाइफ के बारे में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? क्रॉनिकल्स। सम ऑफ द मेजर क्रॉनिकल्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड, अब ये कुछ मेजर क्रॉनिकल्स के नाम बताए हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान बाई चंद्रबरदई। जैसे पृथ्वीराज चौहान किसने लिखी? चंद्रबरदई ने। और राजा तरंगिनी बाई कल्हाना, अ रूलर ऑफ कश्मीर, जो कि कश्मीर के रूलर थे। तुगलकनामा बाई आमिर खुसरू, तुगलकनामा किसने लिखा था? आमिर खुसरू ने। डीलिंग विद रेन ऑफ खलजीज एंड तुगलक्स, जो कि खलजी और तुगलक के रेन से डील कर रहे थे, मतलब वहाँ पर उनकी हुकूमत थी। तारीकी फ़िरोज़ शाही बाई ज़ियाउद्दीन बरनी, तारीकी फ़िरोज़ शाही किसने लिखी? ज़ियाउद्दीन बरनी ने। विच डिस्क्राइब एक्सेशन फ्रॉम बलबन टू फ़िरोज़ शाह तुगलक,
जो कि हमें एक्सेशन डिस्क्राइब करता है फ्रॉम बलबन टू फिरोज शाह तुगलक, यानी जो बलबन रूलर थे उनसे लेकर फिरोज शाह तुगलक तक। एक्सेशन मतलब ग्रोथ, प्रोग्रेस, और क्रोनिकल मतलब इतिहास। क्रोनिकल का मतलब क्या है? इतिहास। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इतिहास, क्रोनिकल मतलब इतिहास। एक्सेशन मतलब बढ़ोतरी, प्रोग्रेस, एडवांसमेंट या ग्रोथ, क्या क्या चेंजेस आए, कब से कब तक। तारीख़ फिरोज शाही में इन्होंने ज़ियाउद्दीन बर्नी ने क्या डिस्क्राइब किया था, क्या बताया था? बढ़ोतरी के बारे में। राजा बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक क्या क्या बढ़ोतरी हुई या क्या क्या चेंजेस आए। सम ऑफ फेमस ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ इंक्लूड। अब कुछ ये फेमस बायोग्राफीज़ या बायोग्राफीज़ के बारे में बताया है। बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ में फ़र्क क्या है? बायोग्राफीज़ उसे कहते हैं जब कोई दूसरा किसी के बारे में लिखता है। ऑटो मतलब खुद, ऑटोबायोग्राफीज़ मतलब अगर मैं अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिख रहा हूँ तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफीज़, और अगर मेरे बारे में कोई और लिखेगा तो उसे कहेंगे बायोग्राफी। ठीक है, जैसे हर्षचरिता बाई बनाभत्ता। हर्षचरिता जैसे लिखी किसने? बनाभत्ता। इसमें क्या है? बायोग्राफी। और हर्षवंदना की बायोग्राफी है, हर्षवंदना की ज़िंदगी के बारे में लिखा है हर्षचरिता में। किसने लिखा था? बनाभत्ता ने। फितूहती फिरोज़ बाई फिरोज शाह तुगलक। फितूहती फिरोज़ किसने लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। तुज़ुक-ए बाबरी किसने लिखी? बाबर ने। तुज़ुक-ए बाबरी बाबर ने लिखी। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। अकाउंट्स बाई फॉरेन ट्रेवलर्स। अब फॉरेन ट्रेवलर्स से हमें कैसे कैसे अकाउंट्स मिले उसके बारे में बात करेंगे हम। फॉरेन ट्रेवलर मतलब जो फॉरेन से आए, फॉरेन मतलब जो बाहर के हैं, मतलब हमारी कंट्री के नहीं हैं। मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स विजिट इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर आए ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इस पीरियड में, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इस पीरियड में बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर आए। ट्रेवलर मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, सफ़र करते हैं, और वहाँ की जहाँ और सफ़र में जो भी चीज़ें नोटिस करते हैं उसे लिखते हैं, उसका डिटेल अकाउंट बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेवलर्स। एंड रॉट देयर अकाउंट्स बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। और सारे अकाउंट्स उन्होंने लिखे जहाँ जहाँ उन्होंने मूव किया, यानी इंडिया के अंदर वो जहाँ जहाँ मूव करते थे, जहाँ जहाँ घूमते थे, वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में उन्होंने लिखा। दीज अकाउंट्स गिव अस अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल ऑफ दैट पीरियड। सम ऑफ द वेल नोन ट्रेवलर्स हु विजिट इंडिया वर एज फॉलोज। अब ये कुछ ट्रेवलर के नाम दिए हैं। ये कह रहे हैं कि जो अकाउंट्स इन्होंने दिए हिस्टोरिकल मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद की। These account gave us a lot of historical material of that period। उस ज़माने के हिस्टोरिकल मटेरियल मतलब हमें उस ज़माने के नोट्स के लिए या मटेरियल्स के लिए, मतलब उस ज़माने के बारे में हमें चीज़ें पता चली इन अकाउंट्स को पढ़कर। अब ये कुछ ट्रेवलर्स के नाम दिए हैं, जैसे इब्ने बतूता हु रॉट रिहला। इब्ने बतूता हैं जिन्होंने रिहला लिखा था। क्या है ये? रिहला, RIHLA, इब्ने बतूता। ठीक है। अल बैरूनी हु केम फ्रॉम मोरक्को एंड रॉट किताबुल हिंद। अल बैरूनी जो थे वो कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। उन्होंने क्या लिखा था? किताबुल हिंद लिखा था। अबुल रज़ाक हु वॉज सेंट बाई पर्शियन, जो कि पर्शियन से आए थे, पर्शिया के थे, पर्शियन रूलर से आए थे, मतलब पर्शिया के जो रूलर थे उन्होंने भेजा था टू विजयनगर भेजा था पर्शिया के रूलर ने। किसे? अबुल रज़ाक। फीहेन, ह्यूनसेंग, आई सिंग और मार्को पोलो, निकोलो दे कॉन्टी, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रॉय, ये किस किस के नाम हैं? ये सब इनके नाम हैं। केम फ्रॉम यूरोप, ये सब कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। ये किसके नाम हैं? ट्रेवलर्स के नाम हैं। देयर लेटर्स फ्रॉम अ वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पीरियड्स। ठीक है, इन हमसे हमें क्या बहुत फ़ायदा हुआ? जो मेडिवल पीरियड्स है ये सोर्स बने, हिस्ट्री के सोर्स बने, जो कि अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब हमें रिकॉर्ड्स कहाँ से मिले? इन्हीं सब से ही हमें रिकॉर्ड्स मिले, जो कि अब हम पढ़ते हैं या एक दूसरे को पढ़ाते हैं। बाई यूटिलाइजिंग ऑल दीज एविडेंस इट हैज़ बीन पॉसिबल टू थ्रो सम लाइट ऑन द सिविलाइजेशन एंड कल्चर डेट फ्लोरिश इन इंडिया। फ्लोरिश मतलब निखार, जो कि इंडिया के अंदर निखार आया या चेंजेस आए, वो कैसे आए? जो सिविलाइजेशन एंड कल्चरल चेंजेस आए
वो कैसे आए? इन सब एविडेंस को, इन सब चीज़ों को, ये जो एविडेंस है हमारे पास, ये जो गवाह हैं, एक तरह से गवाह, एविडेंस मतलब गवाह, इन्हें यूज़ कर कर, इन्हें इस्तेमाल कर कर हमारे इंडिया में फ्लोरिश आया, मतलब फ्लोरिश इन इंडिया, चेंजेस आया, मतलब निखार आया इंडिया के अंदर। एंड टू कंस्ट्रक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री फ्रॉम 7th सेंचुरी BC ऑनवर्ड, और हम 7th सेंचुरी से आगे की हिस्ट्री को लिखने में हमें ये मदद करता है। राइटिंग हिस्ट्री को लिखने की बात कर रहे हैं अभी। बिटवीन 700 एंड 1750 स्लोली एंड ग्रेजुअली पेपर बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। जब 700 से लेकर 1750 की बात करते हैं अगर हम, तो पेपर उस ज़माने में बहुत सस्ता मिलने लगा, ठीक है, और बहुत आराम से और हर जगह, मोर वाइडली अवेलेबल मतलब ईजिली अवेलेबल था, हर जगह मिल जाया करता था। This resulted in dramatic increase in the variety of textual records during this period. People started using पेपर टू राइट होली टेक्स्ट। जैसे कि जब हमारे पास पेपर की अवेलेबिलिटी हो गई, पेपर हमें मिलने लगा ईजिली, कहीं भी मिल जाया करता था पेपर, तो ये किस में चेंज आने लगा कि लोग बाग ने लिखना शुरू कर दिया, लिखने में। ड्रामेटिक इंक्रीज इन द वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, जैसे बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड बनाने लगे लोग बाग ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस ज़माने में। पीपल स्टार्टेड यूजिंग पेपर टू राइट होली टेक्स्ट, जैसे कुछ लोग होली टेक्स्ट, अपने मजहब की बातें लिखा करते थे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, क्रॉनिकल्स मतलब इतिहास, किसी राजा के इतिहास के बारे में लिखा करते थे। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, लेटर्स यानी खत लिखा करते थे, या सेंट साधु जो हैं उनके टीचिंग्स को जो वो लोग पढ़ाया करते थे या नॉलेज दिया करते थे, उन लोग उसे लिखा करते थे। पेटिशंस एंड जुडिशियल, पेटिशंस मतलब प्रेयर या रिक्वेस्ट या प्रेइंग, जो उस ज़माने के प्रेयर हुआ करती थी, उसे लिखा करते थे। जुडिशियल मतलब अदालतें, जो उस ज़माने के अदालती रिकॉर्ड थे, यानी कानूनी रिकॉर्ड जो थे, उन्हें लिखा करते थे। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, और अकाउंट्स या टैक्सेस के रिकॉर्ड्स को रजिस्टर किया करते थे। मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाई वेल्दी पीपल, और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? अमीर लोगों से, वेल्दी पीपल से, रूलर्स या राजाओं से, या मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स, या मोनास्ट्रीज या टेम्पल्स में मिलते हैं। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्कीव्स, और ये रखे कहाँ गए थे? ये कहाँ रखे गए हैं? सब कहाँ रखे जाते हैं? लाइब्रेरीज में या आर्कीव्स। आर्कीव्स किसे कहते हैं? वो जगह जहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। आर्कीव इज अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड एज रिकॉर्ड फॉर नॉलेज। यही कह रहे हैं कि आर्कीव उस जगह को कहते हैं जहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स या डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं नॉलेज के लिए, कि आगे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो उसे हम मतलब पढ़ सकें और देख सकें। टुडे ऑल नेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्कीव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन। आज के ज़माने में सभी गवर्नमेंट के पास अपना एक आर्कीव्स है, मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर उनके पुराने और ऑफिशियल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं? लेन देन, जो भी लेन देन होता है, जैसे एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री से आपस में आपसी लेन देन है, मतलब ये कैसे भी ये जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पुराने, ये इसके अंदर रखे जाते हैं। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट of detailed information to historian but they are also difficult to use। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हिस्टोरियन को। हिस्टोरियन मतलब जो हिस्ट्री लिखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, मगर ये इतना आसान भी नहीं है, डिफ़िकल्ट होता है इन लोग इसे यूज़ करना, क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है। एज देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज सो द राइटर्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाई हैंड। जैसे कि उस ज़माने की अगर हम बात करें तो उस ज़माने में कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, तो जो राइटर्स हुआ करते थे, जो लेखक हुआ करते थे, वो अपने हाथों से ही लिखा करते थे, ठीक है। द हिस्टोरियन फेस द फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट। अब जो हिस्टोरियंस ने जो डिफ़िकल्टीज़ यानी जो परेशानियाँ झेली वो क्या क्या हैं? पेज नंबर 8 पे देखेंगे, यहाँ टॉप पर, मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन विद हैंड एंड एज अ रिजल्ट देयर वर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू कॉपीज़। क्या होता था, जैसे कि अब मैंने कोई चीज़ लिखी, फिर मुझसे किसी और ने कॉपी किया, तो उसने थोड़ी गलतियाँ कर दी या कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो जब मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे तो वो हाथ से लिखे जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, उस ज़माने में कोई ज़ेरॉक्स कॉपी करने की मशीन नहीं थी, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जिसकी वजह से लोग बाग हैंड रिटन लिखते थे, मतलब हाथ से ही लिखा करते थे। तो
जैसे कि अब किसी ने लिखा मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखने को क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अब लिखा, दूसरे ने लिखा, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, फिर तीसरे ने लिखा, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई हिस्टोरियंस को, क्योंकि उसमें काफ़ी चेंजेस मिला करते थे इन्हें। मैन्युस्क्रिप्ट आर इन डिकेइंग कंडीशन समटाइम इवन टू बैड टू टच, और कभी कभी तो इतनी ख़राब कंडीशन होती थी इनकी, मतलब जिस पे भी लिखा जाता था वो इतनी ख़राब कंडीशन में होते थे मैन्युस्क्रिप्ट कि उसे टच करने में भी बहुत इतने ख़राब होते थे कि उसे टच करना भी मुश्किल होता था, कि अगर टच करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, यानी ख़राब हो जाएंगे। इतने बेकार कंडीशन में मिलते हैं कभी कभी मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये सारी परेशानी हिस्टोरियंस को देखनी पड़ती थी, झेलनी पड़ती थी। सम ऑफ देम आर रिटन इन शिकास्ती अनरीडेबल स्क्रिप्ट। शिकास्ती कहते हैं अनरीडेबल, मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके। ऐसी स्क्रिप्ट में कभी कभी इन्हें चीज़ें मिलती थी, ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस में इन्हें मिलती थी जो कि ये पढ़ भी नहीं पाते थे। द स्क्राइब्स हु कॉपीड देम इंट्रोड्यूस चेंजेस, और जो स्क्राइब कहते हैं लेखक, लिखने वाला, जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है उसे कहते हैं स्क्राइब, लिखने वाला, कॉपी करने वाला। जो कि इसे लिखता था उसमें चेंजेस कर दिया करता था, या कुछ गलतियां कर दी तो बदल गई चीज़ें, ये वर्ड्स बदल गए। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ अ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन एनदर। और ऐसे ही क्या होता गया, सेंचुरीज से सेंचुरीज गुजरती गई, सालों साल गुजरते गए, लोग बाग एक दूसरे की मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते गए, और पूरे की पूरी तरह से ये चेंज हो गया एक दूसरे से। जैसे अब शुरुआत में जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया होगा और जो आखिर में मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया, उसमें अगर हम देखेंगे तो वो पूरा ही एक दूसरे से डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर हल्के हल्के चेंजेस आते गए। एज अ रिजल्ट historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written। और इससे इसका रिजल्ट क्या आया कि जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो शुरुआत से लेकर आखिर तक जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई होंगी उन सबको स्टडी करते थे, ये जानने के लिए कि जो ऑथर है, जो लेखक है, उसने सच में लिखा क्या होगा और क्या क्या चेंजेस आए होंगे जिसकी वजह से ये इतने चेंज हो गए मैन्युस्क्रिप्ट। तो वो सारी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट रीड करते थे समझने के लिए कि ऑथर ने लिखा क्या है। डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग मेक्स द पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेजेस डिफ़िकल्ट टू रीड। जैसे कि बहुत सारी हैंड राइटिंग मेक हैं, बनाई गई हैं, जैसे कि पर्शियन और अरबिक लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। ठीक है, काफ़ी लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हमें हिस्टोरियंस को समझ में नहीं आती, जैसे पर्शियन और अरबिक लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, जो कि डिफ़िकल्ट होता है पढ़ना। द नस्टियालिक स्टाइल इज़ मोर कर्सिव एंड ईजी टू रीड। और जैसे कह रहे हैं, नस्टियालिक स्टाइल जो होता है, लिखने का तरीका जो होता है, एक तरीका है जो कि बहुत और ज़्यादा कर्सिव होता है और आसान होता है पढ़ना। द शिकास्ती इज़ डेंसर क्लोजर टुगेदर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू रीड। और जो शिकास्ती लैंग्वेज है, शिकास्ती जो तरीका है लिखने का, ये बहुत करीब करीब लिखा जाता है। इसमें डेंसर होता है, मतलब घोंच पोंच जिसे कहते हैं हम, ठीक है, और ये क्लोजर मतलब करीब करीब होता है, और मोर डिफ़िकल्ट टू रीड, और इसे पढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। इमर्जेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स का इमर्जेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट में। A variety of social, political, economic and technological development took place between 1700 AD and 1750 AD। 700 AD से लेकर 1700 AD तक बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ सोशल और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए। जैसे कि सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड आर। अब ये कुछ एग्जांपल दिए, जैसे पर्शियन व्हील इन इरीगेशन में जो हम पर्शियन व्हील यूज़ करते हैं वो उस ज़माने में एक डेवलपमेंट था, एक हमारी टेक्नोलॉजी थी जो उस ज़माने में यूज़ हुई या ईजाद हुई। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और जो वीविंग होता है उसमें जो स्पिनिंग व्हील होता है, पहिया जो होता है, बुनने के लिए यूज़ करते हैं हम। फायर आर्म इन कॉम्बैट, और जो फायर आर्म, कॉम्बैट मतलब युद्ध में जो फायर आर्म हथियार जो यूज़ करा, ये भी एक हमारा डेवलपमेंट था। एक साइंस या टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रहे हैं, उस ज़माने की टेक्नोलॉजीज़ में ये सब चीज़ें आई। न्यू फूड एंड बीवरेज लाइक पोटैटो, कॉर्न्स, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी, और नए नए फूड भी आए। और बीवरेज कहते हैं वो लिक्विड जो कि पीने के लायक हो, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, जैसे चाय और कॉफ़ी पहले हिंदुस्तान में नहीं थी, फिर बाद में बाहर से लोग आए, उन लोगों से हमें पता चला कि चाय और कॉफ़ी ये पीने के लायक है, ये लिक्विड हम पी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एडवांसमेंट थी और टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस थी, ये डेवलपमेंट हुआ था।
अब दीज इनोवेशन वर ब्रॉट बाय ट्रेवलर्स, और ये इनोवेशंस कहाँ से आए, ये ट्रेवलर्स लेके आए थे। हु केम एंड सेटल न्यू लैंड, जो कि एक जगह से आते थे और दूसरी जगह नई जगह पर सेटल होते थे। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस, और ये वही ज़माना था जब सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस आए। दिस वॉज द एज ऑफ फ्रीक्वेंट मोबिलिटी ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल हु ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और ये वो उस ज़माने की बात है जब बड़े बड़े कस्बे एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे खाने और लाइवलीहुड यानी ज़िंदगी की सर्च में, मतलब अपने रहने की जगह के लिए या खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, उस ज़माने की बात है, ठीक है। द सोसाइटी वॉज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स बिटवीन 700 AD टू 1750 AD। 700 से 1750 AD की अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी उस ज़माने में। एंड मैनी मोर सोशल चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और बहुत सारे सोशल चेंजेस भी आ गए थे इस पीरियड में, ठीक है। सम ऑफ सोशल ग्रुप्स प्लेड अ क्रूशियल रोल टू ब्रिंग चेंजेस ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, और कुछ सोशल ग्रुप थे जिन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया, क्रूशियल चेंजेस, क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण चेंजेस, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया टू ब्रिंग चेंजेस ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, कि मेडिवल पीरियड में जो काफ़ी चेंजेस आए उसमें सोशल ग्रुप्स थे कुछ जिन्होंने ये रोल प्ले किया, मतलब चेंजेस लाने में। जातीज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड एज द सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड पीपल वर ग्रुप इनटू जातीज और सबकास्ट। अब इस पीरियड की बात करें तो सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड थी, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। तो इस ज़माने में पीपल जो है, लोग बाग जो थे वो ग्रुप बनाते थे जातीज़ में या सब कास्ट में, या कास्ट को लेकर या जाति को लेकर ग्रुप बनाते थे। जैसे अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग जगह रह रहे हैं, एक कास्ट के लोग अलग जगह रहते हैं, एक जगह रहते हैं। दे वर रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन, और उन्हें रैंक भी दी गई। रैंक कैसे दी गई, जैसे कि जो हायर ऑक्यूपेशन वाला होगा, जो उसका बैकग्राउंड हाई होगा तो वो उसकी रैंक हाई होगी, या जो लो कास्ट उसे दी, जो कि लो बैकग्राउंड होगा जिसका, जो गरीब होगा उसे लो कास्ट दी। तो इसी तरह से इन्हें रैंक भी दी गई थी। द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और जो स्टेटस है जो एक ही जाति का वो अलग अलग जगह से पर जाने पर भी वेरी करता था, मतलब डिफरेंट था। द अफेयर्स ऑफ जातीज वर रेगुलेट इन द फॉलोइंग वेज, अब तो ये जो मामला था, जो रेगुलेट हो रहा था इन द फॉलोइंग वेज, जातीज का मामला था वो डिफरेंट वेज में रेगुलेट हुआ था। जैसे जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, जाति जो थे वो जातीज मतलब एक जाति के रूल जो ये क्या करते थे, अपना खुद रूल बनाते थे और रेगुलेशन, अपना खुद रूल और रेगुलेशन बनाया करते थे। देयर वॉज एन असेंबली ऑफ एल्डर कॉल्ड जाति पंचायत, और वहाँ पर एक ग्रुप होता था, एक असेंबली होती थी जिसे हम क्या कहते थे, बड़े लोगों के, एल्डर मतलब जो बुजुर्ग होते थे उस ग्रुप के, वो क्या कहलाते थे, जाति पंचायत, उस जाति के पंचायत कहलाते थे। विच यूज टू इन्फोर्स द रूल्स एक्सेट्रा, जो कि लागू करते थे रूल्स को, कानून को लागू किया करते थे। जातीज वर ऑल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज, और जाति जो थी वो किस लिए कंडक्ट की जाती थी, किस लिए ऑपरेट की गई थी, कि वो रूल्स को फॉलो करें। टू डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज, गांव के या विलेज के या किसी कस्बे के, जहाँ मतलब जिस जाति की बात हो रही है वो उस रूल को फॉलो करे, कंडक्ट करे। सेवरल विलेज वर गवर्नड बाई अ चीफटेंट, चीफटेंट क्या होता है, कुछ जो चीफटेंट होते हैं मतलब मुखिया, कुछ विलेजेस तो उनके गांव के मुखिया होते थे, मतलब हेड की बात कर रहे हैं, ये अपने अपने हेड चुन लिया करते थे कि ये हमारे हेड हैं, जो ये कहेंगे इनकी बात को माना जाएगा, जैसे रूलर हुआ करते हैं। फ्यूजन्स ऑफ कल्चर, अब कल्चर की बात करते हैं, इनका फ्यूजन्स कैसे हुआ, मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ कल्चर, मतलब मिक्स होना, कल्चर का मिलना। मेजर रिलीजियंस डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड आर द इंक्लूजन ऑफ न्यू डिटीज़ इन हिंदूज़ के अंदर अगर हम बात करें, जो डेवलपमेंट आए रिलीजियस में, मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट आए इस पीरियड में अगर बात करें तो डिटीज़ कहते हैं देवी देवता, नए देवी देवताओं को मानने से या आने से हिंदूज़ के रिलीजियस में डेवलपमेंट हुए, चेंजेस हुए। इमर्जेंस ऑफ भक्ति एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, जैसे भक्ति के आने पर, भक्ति के इमर्जेंस होने पर और इस्लाम के आने से
पीरियड बिटवीन 700 AD टू 1750, 700 AD से लेकर 1750 AD की बात करें अगर, विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशन, तो इस ज़माने में ज़्यादा डेवलपमेंट आया रिलीजियस ट्रेडिशन में। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड, इस पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, जैसे कि इन हिंदूज़ के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे इसमें। वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय किंग्स बिगेन, जैसे कि नए देवी या देवताओं की पूजा करना या उनके मंदिरों को या टेम्पल्स को बनाना जो कि राजाओं ने बनाए, ये राजाओं ने शुरू किया था कि जैसे कि वो जिस भी देवी या देवता को पूज रहा है तो उनका वो क्या बनाते थे, टेम्पल बना दिया करते थे, एक प्लेस जगह बना दिया करते थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट इंक्रीज, और जो ब्राह्मण्स और प्रीस्ट हुआ करते थे उनकी इम्पोर्टेंस यानी उनकी जो इज्जत थी वो बढ़ गई। कैसे? एज दे हैड द नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि उन्हें संस्कृत लैंग्वेज की नॉलेज थी, उन्हें संस्कृत लैंग्वेज आती थी, वो एजुकेटेड थे, इसलिए उनकी ज़्यादा इज्जत थी। दे बिकेम डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी, और वो डोमिनेंट ग्रुप हो गए, मतलब सुपीरियर हो गए, उनकी ज़्यादा इज्जत थी सोसाइटी के अंदर। मैनी बिकेम पेट्रॉन्स ऑफ न्यू रूलर्स फॉर प्रेस्टाइज, और काफ़ी तो पेट्रॉन बन गए, मतलब सुरक्षक, जो गार्जियन हो गए, प्रोटेक्टर बन गए, किसके? रूलर्स के, राजाओं के। पेट्रॉन इज़ एन इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन। पेट्रॉन किसे कहते हैं? जो इन्फ्लुएंशियल हो और वेल्दी इंडिविजुअल, जो अमीर हो या तो फिर हु सपोर्ट अनदर पर्सन, जो कि दूसरे पर्सन को, दूसरे आदमी को सपोर्ट कर सकता है, जो सुपीरियर हो, ठीक है। एन आर्टिस्ट, आ क्राफ्ट पर्सन, अ लर्न मैन और अ नोबेल, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिए, इन लोगों को सपोर्ट कर सकता है जो। द आइडिया ऑफ भक्ति इमर्ज इन विच डिवोटीज डिड नॉट रिक्वायर द एड ऑफ प्रीस्ट ऑफ elaborate ritual to reach their personal deity। जो भक्ति का आइडिया था उसमें डिवोटीज़ की ज़रूरत नहीं थी। इन विच डिवोटीज़ डिड नॉट रिक्वायर, मतलब डिवोटीज़ को ज़रूरत नहीं थी। जो भक्ति, जो हम आइडिया की भक्ति जो थी, जो भक्तों की ज़रूरत इसमें नहीं थी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो भक्ति, जो आइडिया हम फैला रहे हैं, जो उस ज़माने में भक्ति का आइडिया फैलाया जा रहा था, उसमें भक्तों की ज़रूरत नहीं थी। एड ऑफ प्रीस्ट ऑफ एलोबरेट रिचुअल टू रीच देयर पर्सनल डीटी। एड मतलब मदद या सहायता, किसी तरह की इन लोगों की सहायता की ज़रूरत नहीं थी। इन दिस पीरियड वेरियस लैंग्वेजेस वर यूज इन एवरी रीजन लाइक सिंधु, और इस ज़माने में काफ़ी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही थी, जैसे सिंधु, लाहौरी, कश्मीरी या द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजारी, अवधी एंड हिंदुवी, ये कुछ लैंग्वेजेस बता रहे हैं जो इस ज़माने में यूज़ हो रही थी। द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ पैन रीजनल एम्पायर, और यही कह रहे हैं जो कैरेक्टर है डिफरेंट रीजन्स के कैरेक्टर की बात करें अगर, तो इस वजह से नहीं बढ़ी, ये पैन रीजनल एम्पायर के इम्पैक्ट की वजह से कोई कैरेक्टर में चेंजेस नहीं आए, ठीक है। पैन रीजनल किसे कहते हैं? पैन रीजनल मतलब विच इन्फ्लुएंस अदर नेशन, यानी जो पार्शियली किसी दूसरे के नेचर को इन्फ्लुएंस करता हो या कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस करता हो, या उनके एक्शंस को, या विच इन्फ्लुएंस अदर नेशन एक्शंस कम्प्लीटली और पार्शियली, ठीक है, उसे हम कहते हैं पैन रीजनल। is applied. The pan-regional empire is applied to an empire which stretches over many regions. The Mughal empire is so good example of such empire. और ये जो कह रहे हैं पैन रीजनल एम्पायर जो है, ये इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर दी जाए तो मुगल एम्पायर पैन रीजनल एम्पायर में सबसे बेस्ट एग्जांपल है। न्यू रिलीजन्स ऑल्सो अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, और नए रिलीजन्स भी आए, नए मज़हब भी आए, जैसे कि टीचिंग ऑफ द होली कुरान वर ब्रॉड टू इंडिया, जैसे टीचिंग ऑफ होली कुरान, पहले होली कुरान नहीं था, फिर होली कुरान की टीचिंग भी आई इंडिया के अंदर। 7th सेंचुरी, इन द 7th सेंचुरी बाय मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स, किसके ज़रिए? मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स के जरिए होली कुरान की टीचिंग आई इंडिया के अंदर। मुस्लिम रिगार्डेड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड। मुस्लिम क्या कहते हैं? जो कुरान है उनकी होली बुक है और वो एक गॉड में बिलीव करते हैं, अल्लाह। हुज लव मर्सी एंड ब्यूटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन देम, जिसकी लव मर्सी एंड ब्यूटी जो है सब पे बराबर है,
मतलब जो अल्लाह है, जो गॉड है, मुस्लिम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि सभी पीपल के लिए, सभी लोगों के लिए जो कि उस खुदा पे या उस गॉड पे बिलीव करता है, वो इक्वल ही सब पे मर्सी और ब्यूटी एम्ब्रेस करते हैं। एंड सुन्नी मुस्लिम एक्सेप्टेड द अथॉरिटी, और जो सुन्नी मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया, अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स ऑफ खलीफाज, जो खलीफाज थे उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया। Belief in the divine was sometimes personal and at the other times collective. Brahmins earned a lot of respect in the society, और जो ब्राह्मण्स थे इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि इन्हें संस्कृत लैंग्वेज आती थी, ये पढ़े लिखे थे, हिंदुज़म के अंदर ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए ये सुपीरियर थे, डोमिनेंट माने जाते थे। फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड्स के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। द मेजर फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड्स आर, कुछ मेजर पीरियड्स की बात करते हैं। द फ्यूडलिज्म वॉज राइज, फ्यूडलिज्म राइज हुआ इसमें मेडिवल पीरियड में। राजपूत केम टू पावर इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, और जो राजपूत थे वो पावर में आए, ठीक है, नॉर्थर्न और वेस्टर्न इंडिया में जो राजपूत थे वो पावर में आए। देयर वॉज त्रिपर्टी स्ट्रगल बिटवीन पालस और पृथ्वीहरस एंड राष्ट्रकूटाज, त्रिपर्ती स्ट्रगल चल रहा था उस ज़माने में, पालस और पृथ्वीहरस और राष्ट्रकूटाज के बीच में। त्रिपर्तीस कहते हैं थ्री वे प्ले ऑफ, मतलब तीन तरफ से जो प्ले ऑफ चल रहा हो, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल एम्पायर, और दिल्ली सल्तनत उस ज़माने में आई मेडिवल पीरियड में, और मुग़ल एम्पायर आया। स्प्रेड ऑफ भक्ति एंड सूफ़ी मूवमेंट, और भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट फैला उस ज़माने में। सिख एंड मराठास रोज टू पावर, और सिख और मराठास भी इस ज़माने में ही पावर में आए, मतलब इस ज़माने में ही उन लोगों ने रूल किया। वेल्थ अट्रैक्टेड द यूरोपियन पावर, और जो इस ज़माने की जो दौलत थी उसने यूरोपियन पावर को अट्रैक्ट किया। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये आपके टिक द करेक्ट हैं जो कि आपकी कॉपी में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉरी ट्रू फॉल्स भी आपको कॉपी में, सॉरी टिक द करेक्ट आपको बुक में करना है, ट्रू फॉल्स बुक में करना है, और ये आपको खुद करना है लेक्चर की दोबारा स्टडी करके मैच द कॉलम आपको ये पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स ये आपको बुक में ही रहने देना है, और ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये दोनों आपको कॉपी में करना है, ठीक है। पहले हम टिक द करेक्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मेडिवल पीरियड एग्जिस्ट इन, मेडिवल पीरियड कब से कब तक एग्जिस्ट करता है? 1026 से लेकर 1756 तक, ठीक है। तो इस पे हम टिक कर देंगे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इस ज़माने को यानी 1026 से लेके 1756 तक कौन सा पीरियड था? मेडिवल पीरियड। सेकंड, द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड, अभी मैंने बताया था पीछे, स्टडी ऑफ कॉइन क्या कहलाता है? नुमिस्मेटिक्स। सिक्कों की, कॉइन की स्टडी को क्या कहते हैं हम? नुमिस्मेटिक। तो इसका ऑप्शन ए है करेक्ट, तो इसे भी लिख लेंगे, टिक कर लेंगे। कल्हाना रॉड, कल्हाना ने क्या लिखा था? राजा तरंगिनी लिखा था इन्होंने, ठीक है। ऑप्शन ए है इसका, ये भी टिक कर दिए आप। अकबरनामा वॉज रिटन बाई, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, इसका ऑप्शन सी है, इसे आप टिक कर दिए। नाउ ट्रू फॉल्स, इंडिया वॉज ऑल्सो कॉल्ड भारतवर्ष, जम्बूद्वीप एंड आर्यवर्त इन द पास्ट में क्या इंडिया को भारतवर्ष या जम्बूद्वीप या आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था? तो यस ये ट्रू है, इन नामों से पहले इंडिया को जाना जाता था, इट इज़ ट्रू, यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। हिंदू इन फ्रेंच वॉज कॉल्ड इंडस, जो हिंदू है फ्रेंच में उसे इंडस कहा जाता है? नहीं, तो ये फॉल्स है। क्या है इसका? फॉल्स। बाबर यूज़ द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और जो बाबर जो रूलर थे उन्होंने हिंदुस्तान जो टर्म यूज़ किया था वो इंडिया के इंडियन सबकॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया था। ट्रू, इट इज़ ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू फिल कर देंगे। वी डू नॉट फाइंड द इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700 AD, जो 7000 AD के बाद की बात करें अगर हम, तो ये कह रहे हैं 7000 AD के बाद की हमें इंस्क्रिप्शंस नहीं मिली, तो ये फॉल्स है। हमें इंस्क्रिप्शन मिली थी, तो यहाँ पर फिल कर देंगे फॉल्स। ये आपको खुद करना है, इट्स होमवर्क, बुक में ही करना है इसे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। आर्कीव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट, आर्कीव्स मैंने जैसे बताया जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट्स। मेडिवल पीरियड रिफर टू द डैश पीरियड इन द नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया में मेडिवल पीरियड किसे कहा जाता था? सल्तनत पीरियड को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सल्तनत। डैश इज रिकॉर्ड ऑफ रूल ऑफ किंग एंड लाइफ एट द कोर्ट,
क्रॉनिकल क्या था हमारा, रिकॉर्ड ऑफ रूल था, रूल ऑफ किंग्स एंड लाइफ ऑफ द कोर्ट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्रॉनिकल। फोर्थ, डैश आर इन डिकेइंग कंडीशन सम टाइम्स इवन टू बैड टू टच, क्या चीज़ थी वो जो कि डिकेइंग कंडीशन में थी कि उन्हें टच करना भी मुश्किल होता था। तो अभी हमने मैन्युस्क्रिप्ट में बताया था कि मैन्युस्क्रिप्ट कभी कभी इस हालत में पाए जाते थे कि उसे टच करना या छूना भी मुश्किल होता था, क्योंकि वो इतने नाजुक हाल में होते थे, अगर हम उसे छुएंगे या टच करेंगे तो वो टूट जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको करना नहीं है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको एक सेकंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिफ़िकल्टीज़ वर फेस बाय हिस्टोरियन इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट को यूज़ करने में जो हिस्टोरियंस को डिफ़िकल्टीज़ हुई थी वो क्या हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन आंसर जो हैं ये आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 7 इसका आंसर। द हिस्टोरियन, यहाँ बिलो देखिए, नीचे देखिए, द हिस्टोरियन फेस्ड द फॉलोइंग डिफिकल्टीज इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 8, इसके हम ये 4 पॉइंट लिख लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये लास्ट, ये चारों पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। ये आंसर नंबर 2 है, किसका, ई का, आंसर नंबर 2 ई पार्ट का। पहले यहाँ से यहाँ तक, द हिस्टोरियन फेस द फॉलोइंग डिफिकल्टीज इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट, उसके बाद ये पूरा यहाँ से ये चारों पॉइंट ये कॉपी कर लेंगे, 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड ब्राह्मण्स बिकम इम्पॉर्टेंट इन हिंदू सोसाइटी इन अर्ली 8th सेंचुरी, जो अर्ली 8th सेंचुरी की बात करें तो ब्राह्मण्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे हिंदूज़म के अंदर, हिंदू मज़हब के अंदर, तो इसका है पेज नंबर 8 पे आंसर 3 ई। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण से लेके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लैंग्वेज तक, फिर उसके बाद दे बिकम से लेकर नेक्स्ट पेज, दे बिकम डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी, मैनी बिकम पैट्रॉन्स ऑफ न्यू रूलर्स फॉर प्रेस्टाइज, यहाँ तक आपको ये आंसर नंबर 3 करना है, ठीक है। आंसर नंबर 3 ई यहाँ तक करना है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ कंसिडर्ड अ फॉरेनर टुडे, आज के ज़माने में हम फॉरेनर किसे कहते हैं, और इन द मेडिवल पीरियड फॉर हुम वॉज द टर्म फॉरेन यूज़, और जो अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो उस ज़माने में फॉरेनर किसे कहा जाता था। तो ऑन पेज नंबर 6 टॉप पर यहाँ पर, द वर्ड फॉरेनर मीन्स अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ कंट्री दैट इज़ नॉट our own, but in medieval times a foreigner or Pardesi stood for a person who came into the town or village from outside, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आंसर नंबर 4 है ई पार्ट का। नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ 4th पार्ट, अब ये देखते हैं एफ पार्ट, आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल ट्रेवल्स इन मेडिवल पीरियड, जो हिस्टोरिकल ट्रेवल्स थे मेडिवल पीरियड में उसे डिस्क्राइब करना है। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ मेडिवल पीरियड के मेन फीचर्स से बताना है। तो पहले हम हिस्टोरिकल ट्रेवल्स देखते हैं पेज नंबर 8 पे, पहले हम मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं, ये वाला डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल ट्रेवल्स इन मेडिवल पीरियड, इसे कट कर देते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड की मेन फीचर्स को बताना है हमें। फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड, आंसर नंबर 2 एफ पेज नंबर 9, द मेजर फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड्स आर, ये सारे ही पॉइंट लिख लें इसमें, ये है मेजर फीचर्स, ठीक है।